लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिसीजन ट्री देखा था, राइट? लास्ट सेशन में हमने डिसीजन ट्री देखा था। अब डिसीजन ट्री तुमने देखा, इट वाज अ काइंड ऑफ सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। ठीक है, क्या होता था? हम जो भी क्लासेस में डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो क्लास ए हो, क्लास बी हो, या फिर मल्टीपल जो भी डिफरेंट क्लासेस है, हम लोग एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बनाते थे जिसमें एक नोड होता था, फिर कुछ ब्रांचेस होते थे जो डिसीजन रूल इलेबोरेट करता था, एंड देन उसको फॉलो अप करके हम कुछ लीफ नोड पे जाते थे जहां पे हमारा एक्चुअल डिसीजन रहता था। ठीक है, अब जब हमने वो देखा तो उसमें एक तरह का इशू जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट समझा वो ये था कि डिसीजन ट्री ओवरफिटिंग का इशू क्रिएट करता है। ओवरफिटिंग क्या होता है कि ट्रेनिंग डेटा को तो बहुत अच्छे से समझ गया, इतना अच्छा से समझ गया कि कोई दूसरा एग्जाम्पल दिया गया जो उस ट्रेनिंग सेट से नहीं है तो वो नहीं कर पाया अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का बुक उठा के तुमको दे दूं, शशांक ये एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बना लो, तो एग्जाम बुक के एग्जाम्पल, बुक में जितना एग्जाम्पल है वो तो तुमने बहुत अच्छे से कर लिया, उस एग्जाम्पल को उठा के दे दूं मैं तुम्हारा डिट्टो बुक से उठा के, तो तुम बहुत अच्छे से बना लोगे, लेकिन उसी बेस पे कोई दूसरा प्रॉब्लम दे दिया तो तुम नहीं बना पाओगे। तो दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ ओवरफिटिंग, कि तुमको जिस समय ट्रेन किया उसको तो बहुत अच्छे से समझ गए, लेकिन जब तुमको एक्चुअल में टेस्ट करने गया तो तुम फेल कर गए। ठीक है, तो इसको ये एल्गोरिथम डील करता है रैंडम फॉरेस्ट। हम लोग इसके बारे में देख लेते आज हम लोग क्या क्या देखेंगे। सो इन टुडेज सेशन we'll see what this random forest is, क्या होता है, what is this ensemble learning, ये क्या होता है, we'll see थोड़ा सा bias variance trade off थोड़ा सा, because मैंने सही समझा कि इस सेशन में इसको डील करने का। we'll see what is this out of bag evaluation and error, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। we'll deal with some kind of mathematics जो random forest को डील करता है, and we'll formally head on to implementation part. So first, let me actually open OneNote for you. I guess ये visible है, निशान? Visible है? देखो, I guess हाँ, visible, चलो ठीक। देखो, अगर मैं इस कीवर्ड पे सबसे पहले ध्यान, तुम्हारा 1 मिनट के लिए ध्यान यहाँ पे लूं, तो द कीवर्ड सेज रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, इस कीवर्ड को याद रखना। इससे पहले देखते हैं व्हाट इज एंसेंबल लर्निंग। सबसे पहले मैं इससे स्टार्ट करूंगा। व्हाट इज एंसेंबल लर्निंग? तो एक ऐसे समझो शशांक, कि ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक फ्रेंड है, ठीक है, इसका नाम रखते हैं राम। ठीक है, ये मान लो वेब डेवलपमेंट में बहुत अच्छा है, वेब डेव में बहुत अच्छा है, ये इसका एक्सपर्टीज है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक टास्क 1 दूं जो वेब डेव से रिलेटेड है, जो वेब डेव से रिलेटेड है, तो चांसेस आर कि he'll परफॉर्म गुड, he'll परफॉर्म गुड, है ना? बहुत हाई चांस है कि अगर हम इसको वेब डेव का कुछ प्रॉब्लम दें तो वो बहुत अच्छे से बना लेगा। व्हाट इफ वी हैव अ टास्क 2 of, let us say, something related to data engineering. तो चांसेस है कि ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा अकेले। अगर मैं उसको रैंडमली बुला लूं, ठीक है, आओ एक काम करो, मेरा मेरा कुछ प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो राइट नाउ, हाँ, कुछ महीने कुछ दिन का टाइम दे दूंगा, तो चांसेस है कि वो अच्छा कर लेगा। अदरवाइज देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट ही विल नॉट परफॉर्म वेल।
right? Is not perform good. But this is your scenario one. This is your scenario one. Although अगर मैं इसको बोलूं he was a very good learner, he was a very good learner, chances are कि अगर मैं इसको ये एक नया डोमेन दे दूं, जैसे यहाँ पे देखो डेटा इंजीनियरिंग का, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में he would not be able to perform very nice on this. ठीक है शशांक? But imagine a different scenario. Imagine a different scenario here. You have a person, तुम 3 फ्रेंड लोग हो, ठीक है? This friend is good in AI ML. This friend is good in AI ML. This friend is good in blockchain. This friend is good in, let's say, web dev. ठीक है? ये सीन है. तुम 3 फ्रेंड हो, ऐसे तुम और भी इमेजिन कर सकते हो. मैं 3 ही ले रहा हूं, कोई दिक्कत आई डोंट अज्यूम कि कोई दिक्कत होना चाहिए अभी. ठीक है? और अगर मैं इनको किसी भी तरह का टास्क दूं, किसी भी तरह का टास्क, तो चांसेस आर कि ये तीनों मिलकर इस अकेले से तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, राइट? मैंने क्या बोला कि अगर ये तीनों अगर मीडियोकर भी हैं, अगर ये मीडियोकर भी हैं, तब भी दे विल परफॉर्म रिलेटिवली गुड. ठीक है? बिकॉज जब ज्यादा ब्रेन इन्वॉल्व होता है तो चांसेस आर कि हम बहुत अच्छे से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है? और अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमको बहुत वैरायटी ऑफ ओपिनियन मिल सकता है, वैरायटी ऑफ कंटेक्स्ट मिल सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, है ना? सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ ensemble लर्निंग. अगर मैं तुमको अगर इसका थोड़ा सा definition दिखाऊं तो you may see it is a machine learning paradigm where multiple models which are known as base learner or weak learner are trained to solve a problem. यानी कि जैसे तुमने देखा फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक डेटा सेट है, अगर मेरे पास एक डेटा है, if I have something as a data, और मैं इस पे एक मॉडल के थ्रू ट्रेन कर रहा हूं, तो let us say my accuracy is 65%. This is your accuracy. So अगर ऐसा हो कि अगर मैं इसी डेटा को अलग अलग मॉडल से ट्रेन करूं, मल्टीपल मॉडल से, these are your multiple models, these can be your decision tree, regression, कुछ भी, depends on you कि तुमको क्या वर्क करना है. So there is a very high chance कि you will have a very improved accuracy, let's say 75%, 85%, something like this. ठीक है? यहाँ पे एक लौता मॉडल वर्क कर रहा है, लेट्स से योर डिसीजन ट्री. Your decision tree was there. So if you will train this model with your data, chances are, let us assume your accuracy is 65%. But when you will have multiple models, when you will have multiple models like them, and when you train them individually, ये data ऐसे split होगा. अभी हम देखेंगे इसमें क्या क्या component होगा. Data split होगा, ठीक है? Sampling होगा इसमें अलग अलग, and then you will have some accuracy which is obviously greater than 65%. So these individual models are known as your base model, or somewhere they are known as weak learners. तुम्हारा aim देखो क्या होता है. What is your aim? Your aim is a group of weak learner can come together to form a strong learner. जैसे मैंने बताया कि अगर मीडियोकर लोग कहीं अगर एक ग्रुप अच्छा से बना हुआ है, तो चांसेस आर दे विल परफॉर्म वेरी गुड than a single strong learner.
जैसे यहाँ पे तुम देखो, ये सबसे जो प्रिडिक्शन होता है, वी कंबाइन देम टू गेट आवर एक्चुअल रिजल्ट. So in ensemble learning, we have three kind of methods, which one is known as bagging, which is aggregation of bootstrap aggregation or aggregating. You will have boosting, you will have stacking. ये part I want you to do it as your homework. हाँ सुशांत. ये एनसेम्बल क्या मतलब होता है इसका? जो भी मैंने बताया कि तुम एक सिंगल मॉडल के थ्रू नहीं, तो मल्टीपल मॉडल्स के थ्रू तुम अपने डेटा सेट को ट्रेन करते हो, और फिर उनसे जो रिजल्ट आता है उससे कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट पे आता. अभी मैं आऊंगा उस पर, अभी मैं आऊंगा, अभी मैं बताऊंगा. वेट करो वेट करो वेट करो. अब वापस आते हैं अपने कीवर्ड पे. तुम्हारा कीवर्ड था, योर कीवर्ड वाज रैंडम फॉरेस्ट. फॉरेस्ट से क्या समझ रहे हो? फॉरेस्ट इज व्हाट? ग्रुप ऑफ ट्रीज. ग्रुप ऑफ ट्रीज. अब यहां आते हैं व्हाट दिस रैंडम इज. व्हाट दिस रैंडम इज. फॉरेस्ट से तो समझ में आ रहा है, दीज आर अ ग्रुप ऑफ ट्री. तो यहां से एक आइडिया मिल रहा होगा कि समहाउ वी हैव टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ डिसीजन ट्रीज. अगर मैं एकदम स्पेसिफिक हो जाऊं, जनरल डेफिनेशन, okay, so the general definition is for a forest is these are a group of trees. Okay, but if I have to talk very specific about this only random forest, these are your group of decision trees. Abhi we'll discuss. Now let's focus on our first keyword, random. What does this random means? So with reference to your ensemble learning technique, this derives its sense from this bagging. We'll see होता क्या आगे. थोड़ा सा, just give me a minute. So this derives its meaning from bagging, or you may say the bootstrapped aggregation. अब bootstrap aggregation में भी दो कीवर्ड है. We'll discuss one by one. If I show you here, what are the different steps in a bagging? You can see first is bootstrap sampling. What you have to do, you have to generate multiple data set randomly. You have to generate multiple data sets randomly, sampling the this. Okay, let me tell you what it is. Imagine something as Shashank. ऐसे imagine करो. Raj, you may imagine something like this. Let us say you have something as this is your C1, this is your C2, this is your C3, this is your C4, something as C50. These are your 50 columns, and you have this R1, this is R2, so on to, let's say, 50 rows. This is your data set. This is your data set. So in this data set, you may see you have 50 features, right? You have 50 features on which you will decide. Raj, are you getting what I'm saying? Sashank, give me a thumbs up if it makes sense, right? So if this is your data set with 50 different features which are in the column C1, C2, C3, C4 until C50, and you have 50 data sets. What random forest do, let me make it, okay. What it will do is, you'll have different decision tree. You have decision tree 1. Wait, let me use automatic shape. Fine. You will have decision tree 1,
you will have decision tree 2, you will have your decision tree 3, something like that. Let us say you have such, okay, let us say you have some 50 different decision tree. 50. This is your decision tree 1, decision tree 2, and so on till decision tree 50. Let us say we want to work with 50 different decision trees. Okay? What will happen? The first step is your sampling. The first method is your sampling. What this sampling is, you will put these data into these decision trees. अब ये सैम्पलिंग भी बहुत तरीके का हो सकता है. One is your row sampling. One is your row sampling. Row sampling क्या हुआ? Let us say कि this entire thing is your row, right? ये पूरा एक row है. Ras R1, R2, these are your entire row. ठीक है? शशांक, राज, परफेक्ट. तुमने ये बोला, you just said कि do one thing, क्योंकि देखो these are random, ये randomly select होगा. तो तुमने बोला कि इसमें I want to train R1, R2, R5, R7 till let's say R8. ये 5 डेटा को मैं डिसीजन ट्री 1 में ट्रेन करूंगा. R6, R10, R15, R40, समथिंग लाइक दैट. एक पूरा रो उठाया, बिकॉज यू हैव सीन कि जब हम डिसीजन ट्री हम ट्रेन कर रहे थे, राइट, तो हमें कुछ डेटा चाहिए था जिसपे हम इसको ट्रेन करते, जैसे वहां पे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन था, समथिंग लाइक दैट, राइट. सेम हियर, हमने बोला कि we'll train this decision tree based on these samples. अब यहां पे भी दो सिचुएशन है. वन वे, अच्छा पहले एक ये देखा तुमने, ठीक है. वन वाज रो सैम्पलिंग. लेट अस सी what other form of sampling are there. So the second form of sampling is known as column sampling. Column, or you may say feature, or you may say attribute. What it is? तुमने बोला कि whatever data we have for this particular column, I'll train it individually. हम एक एक column को हम train करते हैं. Something like this. Let me erase it. अभी हम देखेंगे शशांक, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे. So try to understand what do I mean. तुमने बोला कि लेट अस संजय ऐसा करो कि कॉलम 1, कॉलम 5, कॉलम 8, कॉलम 20, कॉलम 30, कॉलम 46 को फर्स्ट डिसीजन ट्री में डालो ट्रेन करने के लिए. डिसीजन 2 में डालो C2, C3, समथिंग लाइक दिस. मींस एन एंटायर कॉलम, एक पूरा एक कॉलम जाएगा यहाँ पे ट्रेन होने के लिए. You may have, let's say, C50, C48, something like that. These are random. Let me tell you, कोई order नहीं होता है. These are randomly selected. ठीक है शशांक, तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा किस में जाएगा. It is all random. So this is what column sampling is. One more is that कि it is a, sorry, hybrid. Hybrid is what? Row plus column. ठीक है. अब इसमें भी हो, सैम्पलिंग में भी एक ऐसे होता है. सैम्पलिंग का भी एक फर्दर क्लासिफिकेशन है. दो तरीके से तुम सैम्पलिंग और कर सकते हो. रो सैम्पलिंग इज इटसेल्फ रैंडम, चाहे तुम रो से करो, कॉलम से करो, या फिर तुम हाइब्रिड यूज करो. So sampling can occur in two ways. One is with replacement,
another one is without replacement. What do I mean by this? Let's see. जैसे तुमने यहां देखा, ये डिसीजन ट्री में C1 गया, C5 गया, C8 गया, C20 गया, C30 गया, C46 हो गया। लेट मी टेल यू, एक साथ पे तुम ये सारे डिसीजन ट्री को नहीं ट्रेन कर सकते। पहले ये ट्रेन होगा, फिर उसके बाद वाला ट्रेन होगा, फिर उसके बाद वाला ट्रेन होगा, फिर उसके बाद वाला ट्रेन होगा, समथिंग लाइक दैट। सीक्वेंशियल होगा, ठीक है। अब जब ये C1 कॉलम ट्रेन हो गया तब तो इसका काम खत्म। अगर ये C1 कॉलम मैंने यहां से उठाया, मैंने ट्रेन कर दिया, ठीक है, ट्रेन हो गया मेरा डेटा सेट। अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसको वापस यहां रख दूं। हो सकता है कि ये C1 कॉलम वापस से दूसरे डिसीजन ट्री में चला जाए ट्रेन होने के लिए, ये वापस से यहां चला जाए। So if this is possible, that once your training is done for a particular be it row or column, अगर रो और कॉलम के लिए हो गया तो अगर लेट्स से ये C1 ट्रेन हुआ, तुमने वापस इसको यहां रख दिया, और D2 ने क्या किया, वापस से C1 रीड कर दिया, वापस से C1 रीड, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज आ गई, राइट। उस केस में डुप्लीकेट वैल्यूज एग्जिस्ट कर गई, चाहे डुप्लीकेट रो हो, डुप्लीकेट कॉलम हो, समथिंग कुछ भी हो सकता है। सो ऐसा कुछ वो नहीं है। सो इफ दिस इज देयर, तुम उसको रिप्लेस कर दे रहे हो, राइट। तो दिस इज नोन एज विथ रिप्लेसमेंट। और अगर तुम यहां से उठाए, वैल्यू कोई भी कॉलम उठाओ, तुम उसको वापस नहीं रखे, अब ये सिर्फ यहीं तक है। अब तुम जब दूसरा कोई डिसीजन ट्री ट्रेन होगा तो यू कैन नॉट यूज दिस कॉलम, यू हैव टू गो फॉर सम अदर कॉलम जो इस डिसीजन ट्री ने नहीं यूज करा हो। तो इट इज नोन एज विदाउट रिप्लेसमेंट, तुम रिप्लेस नहीं किए उसको। So you can say something like that. If you're using with replacement, your duplicacy exists. And in this case, no duplicates. ठीक है शशांक, क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ? अब आते हैं, देखो रैंडम फॉरेस्ट। देखो अगर मैं तुमको दिखाऊं कि रैंडम फॉरेस्ट होता क्या है, तो देखो इस तरह से, दिस एंटायर थिंग इज अ फॉरेस्ट। You may see there are one tree, two. You may see here, oops, you have this tree, you have this tree, you have this tree, ठीक है। अभी हम आते हैं इस पे आते हैं। होता ही है, देखो सुशांत, इसमें कि हम यही कंसेप्ट यूज करते हैं। ये विल यूज दिस कंसेप्ट। अभी तक तुमने देखा सैम्पलिंग क्या होता है, ठीक है। तो योर फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। इफ आई शो यू हेयर, योर सैम्पलिंग इज डन एंड योर ट्रेनिंग इज डन। oops, sorry. Out of the first two steps, you have completed your sampling, which is known as bootstrap sampling, जिसमें तुम क्या किया, रैंडमली सैंपल किए, ठीक है। You have trained your data, now comes your aggregation. अभी एग्रीगेशन वाला पार्ट में बताने के पहले ये बता दूं कि जैसे यहां पे देखा, अब ऑब्वियसली अगर मैं इसको कोई टास्क दूंगा तो ये मशीन लर्निंग वाला बंदा है, उसका कुछ आउटपुट आएगा T1 लेटेस्ट से, इसका कुछ आउटपुट आएगा T2, इसका कुछ आउटपुट आएगा T3, ठीक है। हम क्या करें, हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा, इट विल डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम T1 यूनियन T2 यूनियन T3। हम इन तीनों को कंसिडर करेंगे। अब रिग्रेस, क्योंकि देखो जो रैंडम फॉरेस्ट है एल्गोरिथम, दिस इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। दिस इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन प्रॉब्लम। सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए नहीं, तुम रिग्रेशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हो, एंड यू विल हैव अ वेरी नाइस accuracy with this. So random forest, just a second. So your random forest
Let me close this. Random forest, you can use it for classification purpose. अधिकतर केस में क्लासिफिकेशन के लिए ही यूज किया जाता है, बट यू मे ऑल्सो, यू आर फ्री टू यूज इट फॉर रिग्रेशन ऑल्सो. सो देखो होता क्या है इसमें, रैंडम फॉरेस्ट में होता क्या है. पहले मैं डील करना चाहता हूं क्लासिफिकेशन पर्पस. आई वांट टू डील फर्स्ट क्लासिफिकेशन. ठीक है शशांक, let us say, let us have something as let us have a sample data. Let us have a sample data. Let us plot, let us plot data between study hour. Let's have some study hour. Let us have whether the person has passed, yes or no. ठीक है शशांक, कोई दिक्कत? Let us say the study hour is 8 hour, person has passed. Oh, person has passed. Let us have a person have 3 hour, yet the person has passed. 7 hour, no. 6 hour, no, and so on. Clear? This is your data. So you can see the nature of this problem is classification problem. हमारे पास study hour दिया रहेगा. Based on that, I have to predict whether the person, whether the student has actually passed or not. So what are the different classes here? Classes are either a yes or a no. So it is a binary classification. ठीक है, तुम और सब के लिए भी यूज कर सकते हो. मल्टीनॉमियल के लिए भी यू में यूज, नो इश्यूज. मल्टी क्लास के लिए भी तुम यूज कर सकते हो. So what happens is, see, in classification, you may have something as, let us say this is your data. This is your data, Shashank. ठीक है, this is your data. What happens is essentially तुम इसको अपने मॉडल में फीड करते हो उस डेटा को. है एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ओह माय बैड. You feed this data in this model which is random forest, right? अब क्योंकि ये एक ensemble learning टेक्निक है, दिस मीन्स कि इसके अंदर बहुत सारे बेस लर्नर्स होंगे, राइट? बहुत सारे लर्नर्स होंगे इसमें. कैन हैव समथिंग लाइक दिस. बहुत सारे ऐसे बहुत सारे होंगे. मैं 4 के साथ ही वर्क कर रहा हूं, तुम उसके से ज्यादा भी कर सकते हो, नो इश्यूज. इट इज समथिंग विच यू डिटरमाइन. हम लोग बताते हैं कि वो कितने एस्टिमेटर्स के साथ वर्क करना है. सो if your base learner or if your base model is decision tree, if your base model is, oh, if your base model is decision tree, then only it is known as random forest. ठीक है, ऐसे तुम कोई और एल्गोरिथम भी बेस में यूज कर सकते हो. इट कुड बी योर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इट मे बी योर KNN, कुछ भी. ensemble learning does not restricts you, but हमने बोला कि if we will use decision tree in our base model, then it is known as random forest. So अगर क्योंकि एक random forest अब है तो बहुत सारे decision trees बनेंगे, something like this. Let us say your data goes something like this. This is your first decision tree, this is your second decision tree. मैं एग्जांपल ले रहा हूं शशांक. This is your third decision tree, and let us say this is your fourth decision tree. ये 4 decision tree आया, ठीक है. This is your DT1, your DT2, this is your decision tree 3,
डिसीजन ट्री 4, मैंने 4 डिसीजन ट्री पे वर्क किया, ऐसे बहुत सारा हो सकता है, यू कैन वर्क विथ 100, 10,000, जितना तुम्हारा मन। सो लेट अस से मैंने डेटा में हमने इनपुट x विल गिव द इनपुट हेयर, तो लेट्स से मैंने इनपुट दिया, लेट्स से समथिंग एज 16, लेट दिस पर्सन वर्क्स फॉर स्टडी फॉर 16 आवर। तो जब डिसीजन ट्री पे ये स्प्लिट होगा, ऑब्वियसली स्प्लिट होगा ये, राइट शशांक? अब लेट अस से इसने बोला, पहले डिसीजन ट्री का आउटपुट आया कि दिस पर्सन पास, this decision tree gives no, this person does not pass, इसका कुछ आउटपुट आया, let us say this person does not pass and this person does not pass, if this is your 4 output, तो हम कैसे पता लगाएंगे शशांक? we'll take कि कौन सा आउटपुट कितना ज्यादा बार आया है। यस एक बार आया है, नो 1 2 3 बार आया है, तो मेजोरिटी किसका है? मेजोरिटी किसका है? यस का यस का? यस का यस यस का मेजोरिटी का है, यस तो सिर्फ सॉरी एक बार सॉरी आया, नो 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 सॉरी नो का है, राइट? नो सर नो नो का है। तो अगर तुमको थोड़ा सा मैं क्लास 8 9 का स्टेट याद कर रहा हूं, तो जो डेटा सबसे ज्यादा बार आता है दैट इज नोन एज योर मोड, राइट? तो तुम मोड निकालोगे सारे आउटपुट का, कौन सा डेटा कितना बार आया है, एंड यू विल हैव अ फाइनल आउटपुट, योर वाई prediction as something as no. So if I generalize it, मैं क्या कर रहा हूं, उसको जनरलाइज कर दे रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है? बिकॉज थोड़ा तुमको अच्छे से ये समझ में आए, इसलिए I'm doing it. Okay, so let us say you have an out, let this be a t1 for x, this is your output, पहले डिसीजन ट्री से हमारा t1 आया आउटपुट फॉर योर डेटा x, ठीक है? दूसरे से आया समथिंग एज t2 फॉर इनपुट x, तीसरे से आया t3 फॉर इनपुट x, और चौथे से आया t4 फॉर इनपुट x, ठीक है? तुम्हारा फाइनल प्रिडिक्शन कैसे आएगा? देयरफॉर योर फाइनल प्रिडिक्शन which you can say as y hat, so your y hat would be the mode of all these values, t1x, t2x, and so on till tnx, ठीक है? क्लियर शशांक? सो क्लासिफिकेशन में दिस इज हाउ रैंडम फॉरेस्ट वर्क। तुमने लेट्स से कुछ इनपुट डाला x विच इज 16 है, ठीक है? तुमने कुछ x यहां फीड किया, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल तुमने यूज किया, जहां पे इसने स्प्लिट कर दिया मल्टीपल डिसीजन ट्री में, डिसीजन ट्री 1 2 3 4, ठीक है? दीज आर आल्सो नोन एज योर एस्टिमेटर्स। सो हमने नंबर ऑफ एस्टिमेटर कितने यूज किया यहाँ पे? हमने कितना डिसीजन ट्री यूज किया? 4, दैट इज योर नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स। हमने सबका आउटपुट लिया, जो आउटपुट सबसे ज्यादा रिपीट हुआ, हम मेरा फाइनल आंसर वही है। So this is how random forest works in classification. Let us see how does it works in regression. एकदम एकदम डिट्टो ऐसे ही। You have some input. हाँ शशांक? ऐसा केस आ सकता है कि दोनों की वैल्यूज इक्वल है, मतलब यस की प्रोबेबिलिटी और नो की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम हो। ऐसा कैसे हो सकता है? डिसीजन ट्री 4 है तो दोनों 4 है ना, हम 4 पे नहीं वर्क करते, हम 10 20 30 40 50 पे वर्क करते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ शशांक, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही टाइम पे एक डेटा यस में भी एग्जिस्ट करता है, नो में एग्जिस्ट करता है? ऐसा कैसे हो सकता है? टेक्निकली सोचो, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, राइट?
और अगर ऐसा हो कि तुम जब देखो जब तुम रैंडमली यूज करते हो ना तो ये इवन आउट हो जाता है। डिसीजन ट्री में क्या होता था कि कोई भी एक आउटलायर आ गया, कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू आ गया तो हमारा आउटपुट जो है वो जो आउटपुट आ रहा है हमारा वो अफेक्ट हो जाता था उससे, वो उससे अफेक्ट हो जाता है। बट अगर तुमको यहां मैं दिखाऊं, जब हमने ये देखा सैम्पलिंग में क्या हुआ, सैम्पलिंग में रैंडम वैल्यूज आ गई। सैम्पलिंग में सैम्पलिंग क्या है, रैंडमली फीचर को हम डाल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जब हमने मल्टीपल डेटा सेट में वो वैल्यूज को डाला तो उसका जो इफेक्ट है वो बहुत कम हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ये वैल्यू लूं, अगर ये एक एक्सट्रीम वैल्यू है तो पहले सिर्फ एक डिसीजन ट्री में ये जा रहा था, राइट। अगर मैं डिसीजन ट्री के साथ वर्क करता तो अगर ये एक एक्सट्रीम वैल्यू है R1 तो सिर्फ ये एक डिसीजन ट्री में जाता। बट अब R1 के अलावा बाकी सब भी जो वैल्यू है वो भी तो और सब डिसीजन ट्री में जा रहा है, राइट। अगर R1 लेट से सिर्फ डिसीजन ट्री 1 में गया तब भी तो बाकी का 49 डिसीजन ट्री तो सही काम कर रहा है ना मेरा, तब भी तो बाकी का 49 डिसीजन ट्री सही वर्क कर रहा है मेरा। यही मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया तुमको, अगर एक फ्रेंड वाला अगर एक का गलत भी है तब भी जो बाकी लोग सही काम कर रहे हैं फाइनल आउटपुट उसके फेवर में जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं शशांक? इसलिए मैं एग्जांपल दिया, अगर एक के कारण गलती हो रहा है, हो सकता है देखो, क्योंकि देखो ये डिसीजन ट्री रैंडमली बन रहा है, देख रहे हो ये हर एक डिसीजन ट्री अलग अलग, ब्रांचिंग सब में अलग अलग है, डिवीजन अलग अलग है, क्लासिफिकेशन अलग अलग है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं कि जो मेरा एक्सट्रीम वैल्यू है उसका इफेक्ट कम कर दे रहा है अपने डेटा सेट पे। तो लेट्स से इस वाले डेटा सेट के कारण गलती हुआ, बाकी का तो सही काम कर रहा है मेरा, इस वाले के साथ वर्क किया बाकी का तो सही का। शशांक ऐसे समझो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 100 में से 50 डिसीजन ट्री गलत ही काम करे। अगर मैं रैंडमली चूज कर रहा हूं तो रैंडमली चूज कर रहा हूं तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है ऐसा, जो तुम्हारा कंडीशन कह रहे हो तुम। जब जब हम बहुत सारे लोग को काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं तो 51% भी तो सही करके आएंगे, 50% गलत हो जाएगा ऐसा थोड़ी हो सकता है। बहुत बहुत कम प्रोबेबिलिटी है ऐसा। आओ चलो देखते हैं रिग्रेशन में कैसे वर्क करता है। तो रिग्रेशन में पहले लेट अस हैव समथिंग एज योर इनपुट फीचर्स। So you may say you have this x1 feature, your x2 feature, x3 feature, so on till xn feature. These are your features, right? And you have your final prediction. ठीक है शशांक? अब यहाँ पे अब वैल्यू मैं नहीं पुट करूंगा, तुम अज्यूम कर लो कुछ कुछ वैल्यूज और कुछ आउटपुट न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। अब देखो रिग्रेशन में भी सेम ऐसे ही वर्क होता है जैसे क्लासिफिकेशन में होता है। हमने क्या किया, उप्स, हमने क्या किया, हमारे पास कुछ इनपुट फीचर थे, राइट। इनपुट x, दिस x इज योर वेक्टर, इनपुट वेक्टर। अगर मैं तुमको याद दिलाऊं, x1 x2 समथिंग लाइक दिस वाज योर वेक्टर, ठीक है। अगर मैं ये फीचर इनपुट x फीचर्स तुमने किस मॉडल में डाला, तुम्हारा मॉडल है रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट कब होगा, व्हेन योर बेस मॉडल इज डिसीजन ट्री। ये कभी नहीं चेंज होगा, ये कभी नहीं चेंज होगा, तुमको जो मर्जी वो कर लो। बट whenever you are using a random forest, it means that your underlying base learning algorithm is your decision tree. So अब ये क्या करेगा, सैम्पलिंग करेगा, मल्टीपल डिसीजन ट्री बनाएगा, उसको ट्रेन करेगा, राइट। Let's have your first, second, third, fourth, हम पांच के साथ हम वर्क करें। You may have your date something like this. This is your first decision tree. Have something else. Second decision tree. ये मैं रैंडमली बना रहा हूँ, एकदम ऐसे बनता है करेक्ट, मतलब जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ देखो
अगर हम रैंडम फॉरेस्ट वर्क कर रहे हैं, रैंडम फॉरेस्ट क्या है? एक ensemble लर्निंग एल्गोरिदम है, टेक्निक है। ऐसी बहुत और भी तरह के होते हैं, ठीक है? वो हम अपने कोर्स में करिकुलम में नहीं डील कर रहे हैं। हमने सिर्फ एक स्पेसिफिक उठाया, रैंडम फॉरेस्ट। अगर रैंडम फॉरेस्ट कब है? व्हेन योर ensemble लर्निंग टेक्निक हैज अ बेस मॉडल ऑफ डिसीजन ट्री, then only it is known as random forest. These are your multiple decision tree. ठीक है? These are your different. अब हुआ ये, this is your tree 1, this is your tree 2, this is your tree 3, tree 4, tree 5, और let us say ये सबका आउटपुट देखो क्या आएगा। T1 for your x, पहले से मान लो कुछ नंबर आया T1x, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आया, बिकॉज हम रिग्रेशन बात कर रहे हैं शशांक। तो रिग्रेशन में आउटपुट क्या आता है? कुछ न्यूमेरिकल कंटीन्यूअस वैल्यूज आती हैं, राइट? दीज आर योर आउटपुट्स। 4x। अब हम फाइनल, अब शशांक अपना कॉमन सेंस लगाओ, अगर हमको एक फाइनल आउटपुट बनाना होगा ये सबसे, तो मैं कैसे बनाऊंगा ये सब वैल्यू से? मॉड यूज करेंगे, हाँ, मॉड यूज करेंगे, एवरेज ले लो, एवरेज। एवरेज ले लो। तुम क्या किए, सबका मीन ले लिए, ठीक है? और इस मीन के बाद यू फाइनली गेट योर फाइनल वाई हैट, दिस इज योर फाइनल output. So can I say something like this? Can I say something like this? Your final output, which is some kind of number, ठीक है, कुछ नंबर होगा ये, बिकॉज हम रिग्रेशन का बात कर रहे हैं। So your final output, which is some y hat, this can be given as mean of all the outputs, right? If there are n decision trees, or mathematically, if I have to write, can I write it something as 1 by n summation all ti of x, where I varies from 1 till n. This is what I guess average means, Shashank. क्लियर है ये चीज? सेम ये मेथडोलॉजी यूज होता है इन रैंडम फॉरेस्ट। एक्चुअली देखो अंडरलाइन कैसे काम करता है, यू हैव सम डिसीजन ट्री, राइट? हम एक डिक्शनरी बनाते हैं। सो योर ट्री 1 इज योर की, और उसका मान लो आउटपुट कुछ आया 50, ट्री 2 इसका कुछ आउटपुट आया 30, ट्री 3 इसका कुछ आउटपुट आया लेट्स से 70, ठीक है? हम इसको एक डिक्शनरी में स्टोर करते हैं, और हम क्या करते हैं, जो भी हमारा वैल्यूज है उसके लिए एवरेज निकाल देते हैं। सो योर एवरेज गोज एज 50 plus 30 plus 70 divided by 3. So this comes as 150 over 3. So your final output is 50 something like. हमें ये हमारा बिहाइंड द सीन चलता है। जब हम अगर तुमको यूज करना है, अगर तुमको मन है कि आई नॉट यूज दी एसके लर्न, तुम इसको कोड कर सकते हो, यू कैन कोड इट आउट। यू कैन एक्चुअली कोड, मैं एक ऑलरेडी एक नोटबुक बना के रख चुका हूं तुम लोग के लिए, वो मैं इस क्लास में नहीं डिस्कस करूंगा, बट यू मे सी कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है। अगर हमको यूज नहीं करना, इफ आई डोंट वांट टू यूज एनी काइंड ऑफ मॉडल, ठीक है? चलो अब दिस वाज अबाउट रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है? अब देखते हैं योर सेकेंड टॉपिक, विच इज आउट ऑफ बैग। पहले मैं आउट ऑफ बैग बता देता हूं। आउट ऑफ बैग स्कोर, आउट ऑफ बैग इवैल्यूएशन और your score.
देखो होता क्या है शशांक, if I assume this is my data set, right? This is my data set, ठीक है? This is my data set. If this is your entire data, and let us say there are n columns, जैसे हमने देखा, and let us say there are m rows, ठीक है? ठीक है, अब होगा ये कि ये डेटा जो है तुम्हारा सैम्पलिंग होगा, राइट शशांक? सैम्पलिंग होगा, एक एक डिसीजन ट्री में जाएगा, dt1 something as dt2 so on till let us say there are some, let us have something as your dtn, there are, let us say there are n decision trees, ठीक है? ये सब से हमको कुछ आउटपुट मिलेगा, राइट? कुछ आउटपुट मिलेगा, लेट्स से दिस इज p1 आउटपुट, p2 आउटपुट, सो ऑन एंड pn आउटपुट। तो हम क्या करेंगे, इसका एग्रीगेट ले लेंगे, हम इसका एग्रीगेट ले लेंगे। एग्रीगेट कुड बी योर मॉड और योर मीन, डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। होता ये है, ये देखा गया है कि जब हम ये डेटा सेट यूज करते हैं ना इस तरह से, और जब हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं ना शशांक, तो देर आर सम डेटा जिसको हम कभी सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। हमारे पास कुछ डेटा होता है विच इज नॉट यूज्ड, विच आर नॉट सेलेक्टेड, कुछ पोर्शन डेटा सेट के पास बच ही जाता है हमारे पास। जैसे इस डेटा सेट में मान लो कि यहां से लेके यहां तक डेटा जितना था वो यूज हो गया, कुछ डेटा मेरा यूज नहीं हो पाया, ठीक है? ये होता है, एक्चुअली ये होता है, ठीक है? ये जो डेटा सेट बच जाता है मेरे पास, ये एग्जिस्ट करता है, ऐसा डेटा एग्जिस्ट करता है हमेशा। हुआ क्या कि इस डेटा, अब ये डेटा तो यूटिलाइज नहीं हो पाया है शशांक, लेट्स से देयर आर सम 100 रोज, तो कुछ डेटा सेट होगा जो सैम्पलिंग में यूज नहीं हो पाएगा, लाइक दीज आर योर डिसीजन ट्रीज, ये यूज नहीं हो पाएगा। So see, this is what this data is known as your out of bag. This is known as out of bag. अब ये डेटा तो यूज नहीं हुआ है, राइट? तो अब हम इस डेटा का करें क्या? अब डेटा तो यूज मिला तो हम उसको यूज करना ही है। सो हम इसको यूज कहां करते हैं? वील यूज इट फॉर वैलिडेशन। हम इसको यूज कहां करेंगे? वील यूज इन वैलिडेशन। देखो होता क्या है, लेट मी टेल यू। एक्चुअली डेटा सेट देखो डिवाइड कैसे होता है। एक तो ये ऑटोमेटिक शेप मेरा, if your data set is present, your data set, जैसे तुमने टेस्ट ट्रेन स्प्लिट देखा होगा, तो your data set was divided into your training data, right, and your testing data, right शशांक? डेटा सेट जो हमने बनाया था उसको टेस्ट ट्रेन स्प्लिट में तुम याद करोगे, तो हमने पहले टेस्ट का अलग चूज कर लिया, ट्रेनिंग का अलग चूज कर लिया। टेस्टिंग में समवेयर अराउंड 20% डेटा सेट हम यूज करते थे, ट्रेनिंग में अराउंड 80%। दिस इज अ नॉर्मल वे हाउ वी डील विथ इट। अब होता ये है, इस ट्रेनिंग डेटा का फर्दर डिवीजन हो जाता है। अगर तुम यहां देखो तो तुम्हारा जो एक्चुअल मॉडल ट्रेन हुआ है वो इतना इतना डेटा के साथ यूज हुआ है, राइट शशांक? लेट मी इरेज इट। वहां जो एक्चुअल मॉडल यूज हुआ है, ट्रेन हुआ है, वो इतना डेटा से यूज हुआ है। बाकी इतना पोर्शन, दिस वेंट फॉर एक्चुअल ट्रेनिंग।
और ये जो इतना जो नीचे ये सब डेटा था ये हम यूज नहीं कर पाए. So what happens is your data is further divided into training and your validation. ठीक है, ठीक है शशांक. अब ऐसा देखा गया है कि this have होता ही है कि जो तुम्हारा एक्चुअल ट्रेनिंग डेटा सेट में वैल्यू आया, लेट्स से हमने ट्रेनिंग 100 फीचर्स के साथ किया, 100 डेटा के साथ किया, तो ट्रेनिंग में चला जाएगा 2/3 ऑफ 100 और 1/3 इधर रह जाएगा. रिमेंबर ट्रेनिंग के पास अगर 100 आया, अगर मैं बोल रहा हूँ, और तुम यहाँ पे देखोगे अगर तुम्हारा डेटा सेट में 100 फीचर है तो इसमें आएगा 80. ठीक है, अब 80 का 2/3 चला जाएगा ट्रेनिंग में, 1/3 रह जाएगा इधर. तो ऐसे वर्क करता है. ठीक है शशांक, क्लियर है? So I can say if there are some n if there are some n if there are some n data in your training, it would be something as 2/3 of n. It would be 1/3 of n. ठीक है, क्लियर? अब होता यह है कि जो भी तुमने वैलिडेशन के साथ एक्यूरेसी निकाला, ट्रेनिंग के साथ तो एक्यूरेसी का कोई सेंस है नहीं मेरा ज्यादा. मेरा एक्चुअल सेंस है मेरा टेस्टिंग के साथ, टेस्टिंग पे कितना अच्छा वो वर्क किया. लेकिन जब तुम वैलिडेशन के साथ जो एक्यूरेसी निकाले, उस एक्यूरेसी को ही बेसिकली बोलते हैं योर आउट ऑफ बैग स्कोर. और आई मे राइट समथिंग एज योर आउट ऑफ बैग स्कोर is simply your accuracy for validation. ठीक है शशांक, क्लियर? अब आते हैं बायस वर्सेस वेरिएंस पे. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द सेंस कि ये सिर्फ इसमें नहीं यूज होगा, इसके अलावा भी तुम इसको यूज कर सकते हो. हाँ, ये लास्ट वाला आउट ऑफ बैग स्कोर थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है. लाइक आउट ऑफ बैग तो समझ गया, आउट ऑफ बैग स्कोर क्या बता रहा है? अब एक्यूरेसी. देखो तुम्हारा वैलिडेशन, जब तुम डेटा देखो, डेटा पहले तुम्हारा एक्चुअल ट्रेनिंग में गया, ठीक है, वहां से तुमको कुछ एक्यूरेसी मिलेगा. ठीक है, तुम टेस्टिंग करोगे, टेस्टिंग से तुमको कुछ एक्यूरेसी मिलेगा. लेकिन जब तुम जिस डेटा से तुम अपने मॉडल को वैलिडेट करोगे, उसका जो एक्यूरेसी आएगा, जो इस 1/3 पार्ट जो इस डेटा में यूज, जो इस, अगर तुम यहां देखोगे इसमें ये पार्ट कहीं यूज नहीं हुआ है ना. तो ये जो डेटा है ये सब डिसीजन ट्री के लिए तो नया है, राइट? तो इससे जो एक्यूरेसी मेरे को मिलेगा, दैट इज योर आउट ऑफ बैग स्कोर. समझ गए? परफेक्ट. अब आते हैं बायस और वेरिएंस के साथ. फिर वील बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ. तो इसमें पहला कीवर्ड है बायस, दूसरा है वेरिएंस. लेट मी टेल यू वन बाय वन. पहले डील करते हैं व्हाट दिस बायस इज. व्हाट दिस बायस इज, सो अगर मेरे को इसको एक्सप्लेन करना होगा शशांक, आई कैन से दिस कैन बी explained as some kind of flaw in the core. मैं पहले ये बता दे रहा हूं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं बहुत अच्छे एग्जांपल से.
दिस हैपेंस इन ट्रेनिंग फेज, बायस। एंड अब बायस के कारण होता क्या है कि तुम्हारा लीड्स टू रॉन्ग प्रेडिक्शंस। ऐसे समझो शशांक, बायस को मेरे को एक्सप्लेन करना। लेट मी टेल यू समथिंग लाइक दिस, कि लेट अस से देयर इज अ बैट्समैन, ठीक है? तुम्हारे पास एक बैट है। मैं बहुत अच्छा तो ड्रॉ नहीं करता हूं, बट चलो ठीक है। यू आर अ बैट्समैन, राइट? तुम क्रिकेट खेलने आए हो, ठीक है? तो लेट अस से दो तरह के बॉलर्स हैं। एक बॉलर है जो फास्ट बॉलिंग करता है, और एक बॉलर है जो स्पिनर है, राइट? अब ये हुआ कि जब फास्ट बॉलर बॉल फेंका तो भी तुम हिट नहीं कर पाए, तो भी तुम नहीं समझ पाए कि क्या फेंका उसने। और जब उसने स्पिनर जब बॉल फेंका तब भी तुमने नहीं समझ पाया कि इसने क्या किया, राइट? तो दिस इज नोन एज बायस, व्हेन योर मॉडल इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। So what is happening is it is some kind of flaw or disparity in the core understanding of the model. जब एक बॉलर बॉल फेंकेगा और बैट्समैन समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ, तो उसका कहीं ना कहीं उसका उसका जो बेसिक ट्रेनिंग है वो गलत है, शशांक। ठीक है, वो समझ ही नहीं पढ़ ही नहीं पाया कि क्या हुआ उसके साथ। और ये कब हुआ? ये ट्रेनिंग फेज में हुआ, जब हम उसको सिखा रहे थे तब ये दिक्कत आया। अदरवाइज अगर उसको पता होता तो वो खेल लेता। अब इससे क्या हुआ कि वो रॉन्ग प्रिडिक्शन करने लगा। उसको बैट चलाना था, वो बैट ही नहीं चला पाया, राइट? उसको जो करना था वो कर ही नहीं पाया, तो वो सही गलत क्या, वो सीधा सीधा गलत ही कर रहा है। बीच का कुछ नहीं है कि हाँ जो थोड़ा सा किया थोड़ा गलत किया, वो सीधा गलत कर रहा है। तो दिस इज व्हाट बायस इज। इट इज द डिस्पेरेंसी और फ्लॉ, लेट मी राइट इट क्लियरली, इट इज सम काइंड ऑफ फ्लॉ इन द कोर अंडरस्टैंडिंग। जो मॉडल जिस काम के लिए मैंने उसको स्पेसिफाई किया, तुम वही काम ठीक से नहीं कर रहे हो। दिस इज व्हाट बायस इज। कब होता है? तो दिस दिस अकर्स इन ट्रेनिंग फेज, जब हम बॉडी को ट्रेन करते हैं तब ये होता है। और इससे होता क्या है कि तुम्हारे पास रॉन्ग प्रिडिक्शंस आता है। अब लेट्स सी व्हाट दिस वेरिएंस इज। मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। ये तो बुक से पढ़ने जाओगे ना, ये नेट पे देखोगे बहुत घुमा फिरा के डेफिनेशन ये सब दिया हुआ है। अब देखो वेरिएंस क्या होता है। सो वेरिएंस इज सिंपली कि योर मॉडल इज टू रिएक्टिव it is too much reactive to every feature it gets. When does it happens? Occurs in testing phase. कब होता है ये? टेस्टिंग फेज में होता है। इससे होता क्या है? इनकंसिस्टेंट आउटपुट्स, और यू में से प्रिडिक्शन। अब फिर से ऐसे समझो कि अब बैट्समैन बेसिकली ट्रेनिंग ले चुका है। नाउ योर बैट्समैन हैज बीन ट्रेन्ड। कोच आए, कोच नहीं ने बहुत अच्छा तो बैट नहीं बनाया मैंने, ठीक है? दिस इज योर बैट्समैन, ठीक है? नाउ ही इज रेडी टू प्ले समथिंग लाइक दिस, ठीक है? नाउ योर बैट्समैन इज रेडी टू प्ले। उसको बहुत ट्रेनिंग मिल गया। अब होगा क्या? क्या फिर से कुछ फास्ट बॉलर होंगे, फिर से कुछ स्पिनर होगा, राइट? अब हो सकता है कि अगर मान लो कि 50 बॉल फास्ट फेंका गया, 50 स्पिनर का फेंका गया, तो इसने सिर्फ 30 ही बॉल हिट कर पाया फास्ट के लिए, और 40 बॉल ही हिट कर पाया स्पिनर के लिए। और ऐसा हो सकता है कि 20-30 बॉल फास्ट का बहुत अच्छे से खेला और नेक्स्ट बॉल पे ही आउट हो गया। हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 30 बॉल पे इसने छक्का लगाया 6 रन, और बाकी के 20 बॉल में इसने 0 डॉट बॉल चला गया।
हाँ, उसको ट्रेनिंग तो मिला हुआ था कि फास्ट पे उसको छक्का ही मारना है, कैसे मारना है वो भी उसको ट्रेनिंग दिया गया था, बट हुआ ये कि जहां इसको छक्का मारना चाहिए था ये 0 रन भी मारने लगा, 1 रन भी मारने लगा, 2 रन भी मारने लगा। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि whenever you will get a fast bowler your output should be a 6, but what you are getting, you are getting 2, you are getting 1, you are getting 0, you are getting 4, so your output is not consistent। ठीक है, ऑल्दो मैंने ट्रेनिंग कर रखा है कि तुमको कैसे खेलना है, मैंने ट्रेनिंग करा दिया तुमको कैसे खेलना है और तुम सीख भी गए, बट हुआ क्या जब तुम एक्चुअली खेलने पे आया तो तुम उतना अच्छा से, अब जैसे क्या होता है विराट कोहली भी खेलता है तो उसी बॉल पे छक्का लग जाता है, उसी बॉल पे कभी आउट भी हो जाता है लोग, राइट। अगर मैंने यॉर्कर फेंका तो एबी डिविलियर्स पीछे स्कूप लगा के 6 रन, और कभी कभी उसी वही करने के चक्कर में आउट हो जाता है, होता है ऐसा सुशांत, अगर मैं क्रिकेट का एग्जांपल ले रहा हूं तो यही, दिस इज व्हाट वेरिएंस इज, दिस इज व्हाट वेरिएंस इज, कि व्हाट इज हैपनिंग इज तुमने इतना अच्छा से समझ लिया है उसको, इतना अच्छा से समझ लिया है कि तुम अब कुछ भी आउटपुट देने लगे हो, योर आउटपुट इज inconsistent because you have actually you have been very much reactive to every feature जो हम डेटा सेट में दिए। मैं ये एग्जांपल से बताया, आई गेस इट वाज क्लियर। कब होता है ये, दिस अकर्स इन ट्रेनिंग फेज, दिस अकर्स इन ट्रेनिंग फेज। सो अब होता ये है शशांक, अब होता ये है कि दिस, तुम कह सकते हो कि अगर हमको एक बैट्समैन बनाना है बहुत अच्छा, योर आइडियल बैट्समैन इज व्हाट, इसका बायस भी कम होना चाहिए, दैट मीन्स कि वो जब ट्रेनिंग में है तब भी वो समझ पाए कि कैसे स्पिन को खेलना होता है, कैसे फास्ट को खेलना होता है, कैसे दूसरा खेलना होता है, कैसे फ्लाइट बॉल खेलना होता है, समथिंग लाइक दैट। योर बायस शुड बी लेस। और तुम ये भी चाहते हो कि व्हेन दैट पर्सन इज एक्चुअली प्लेइंग दैट बॉल, तो जो मैंने उसको सिखाया है वो वैसे ही वर्क करे। अगर मैंने बोला कि अगर तुमको एक गूगली मिले तो यू हैव टू हिट अ 6, तो यू एक्सपेक्ट कि दैट पर्सन विल हिट दैट गूगली फॉर अ 6, उस पर आउट नहीं हो जाए, you want that, right? So you may say your ideal case is that your bias should be low and your variance should be low. This is your ideal case, ठीक है। अब होता ये है, अब इसके साथ एक जो सबसे इंटरेस्टिंग इश्यू है वो ये है, bias is inversely proportional to variance। यानी कि अगर तुम बायस बढ़ाओगे तो वेरिएंस घटेगा, वेरिएंस घटाओगे तो बायस बढ़ेगा। अगर मैं एक चार्ट प्लॉट करूं, लेट मी प्लॉट अ चार्ट, let me plot a chart, something like this. If I have a chart on if this is your error, if this is your complexity of your input feature, so your bias goes something like this। बायस ऐसे आता है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओगे एरर उतना कम होगा, जितना टाइप का बॉल हम बैट्समैन को खिलाएंगे उतना ज्यादा वो अच्छा वर्क करेगा, राइट। जितना ज्यादा मैं शशांक को पढ़ने के टाइम एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा उतना अच्छा से वो कंसेप्ट ग्रास्प कर पाएगा, उतना ज्यादा उतना कम वो एरर करेगा। अब यही होता है वेरिएंस के साथ, कि जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, oops, रीडू, अब जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं ना शशांक, हमारा वेरिएंस बढ़ने लगता है। दिस इज योर वेरिएंस, दिस इज योर बायस, ठीक है। अब यू मे सी हियर देयर इज अ स्वीट स्पॉट, इस स्पॉट के लिए द एरर इज वेरी लेस। एक्चुअली बायस का स्क्वायर होता है, अगर तुम पूरा फॉर्मूला देखना चाहोगे तो दिस इज बायस स्क्वायर प्लस वेरिएंस, ठीक है। तो देयर इज दिस स्वीट स्पॉट जहां पे योर बायस एज वेल एज वेरिएंस इज वेरी लेस। अगर तुम थोड़ा सा रिकॉल करोगे
और हमारा टोटल एरर भी कुछ इस तरह से होता है. लेट मी ऑल्सो शो यू. हम अगर टोटल एरर का मैं ग्राफ प्लॉट करूं, टोटल एरर इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज योर टोटल एरर. तो जिस पॉइंट पे सबसे कम बायस और वेरिएंस है, उसी पॉइंट पे सबसे कम एरर हमारा आएगा. ठीक है. अब अगर मैं तुमको थोड़ा सा ये रिकॉल कराऊं अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग के बारे में, तो हमने देखा था एक चीज शशांक, हमने एक चीज देखा था कि जब भी हमारा वेरिएंस ज्यादा हो, whenever your variance is high and your bias is low, it was overfitting. It was overfitting. So this region is overfitting zone. इस रीजन में अगर तुम ध्यान से दोगे, your bias is low and your variance is high. That means your error in training phase is less and your error in testing phase is very high. वेरिएंस हाई होने का मतलब क्या है कि टेस्टिंग फेज में एरर ज्यादा है. बायस कम होने का क्या मतलब है कि ट्रेनिंग फेज में एरर कम है. So this is the region of overfitting and this is the region of underfitting. ठीक है शशांक. यहाँ पे देखो इस जोन में क्या हो रहा है. Your bias is high and your variance is low. Bias बहुत हाई है, that means the model is not able to understand what is in the training phase. ट्रेनिंग फेज में उसने समझ ही नहीं पाया. लेकिन वेरिएंस कम है, दैट मीन्स टेस्टिंग फेज पे अच्छा उसने वर्क किया कंपेरेटिवली. ठीक है. तो दिस इज व्हाट योर बायस वर्सेस वेरिएंस ट्रेड ऑफ इज. कि हम अगर बायस बढ़ाएंगे तो वेरिएंस घटेगा, वेरिएंस घटाएंगे तो बायस बढ़ेगा. हमारा हमारा एम होता है उस वैल्यू के लिए जाए जहां पे दिस इज मिनिमम, राइट. दिस पॉइंट जहां पे बायस और वेरिएंस दोनों मिनिमम है, तो करस्पॉन्डिंग जो उसके कारण जो एरर आएगा, दिस एरर इज ऑल्सो वेरी लेस. यहां पे देखो एरर सबसे कम है. ठीक है. क्लियर शशांक, क्लियर है ये चीज. अगर मैं बताऊं कि अगर हमको प्लॉट करना हो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का डेटा, मैं रिग्रेशन के लिए बता दे रहा हूं, रिग्रेशन के लिए सॉल्व कर दे रहा हूं. ये तुम्हारे पास 3 केसेस हैं. लेट अस से पहले देखते हैं कि अंडर फिटिंग क्या होता है. इफ यू हैव सम डेटा पॉइंट समथिंग लाइक दिस, let's say your model goes something which is, let's talk first underfitting A. So when I'm talking about underfitting, तुमको पता लग गया होगा कि हम जब underfitting का बात करते हैं तो your bias has to be very high and your variance has to be very low, right शशांक. यार रुको, मैं डेटा सेट को थोड़ा सा अच्छे से बना, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना दूंगा. If this is a data set, high bias means you are not able to predict what is going on here. तुम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे क्या हो रहा है यहाँ पे. So for such cases तुम्हारा रिग्रेशन लाइन कुछ टेढ़ा मेढ़ा ऐसे हो सकता है. अब इस लाइन से यू कैन सी बहुत ज्यादा एरर है. ठीक है. अब नाउ लेट्स सी व्हाट इज एन आइडियल केस. I'll have the same, this is something like this. This is what your data set looks like. So the ideal case would be that your model is something like this. This is your regression line, जहां पे
यू मे सी पहले केस से एरर थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब नाउ लेट्स सी व्हाट इज द वर्स्ट केस, दैट इज ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग में क्या था? ओवरफिटिंग का केस कि योर वेरिएंस शुड बी वेरी हाई, ठीक है, योर वेरिएंस शुड बी वेरी हाई एंड योर बायस शुड बी लो। सो इफ अगर मैं इसको कॉपी कॉपी करने का नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको बना ही देता हूँ। सो सो आइडियल केस, सॉरी, इन अंडर फिटिंग हुआ क्या कि ये ट्रेनिंग मॉडल को बहुत अच्छा से पढ़ने का कोशिश करेगा। सो योर रिग्रेशन लाइन वुड बी समथिंग लाइक दिस। अब ट्रेनिंग डेटा के लिए तो ये बहुत अच्छा से वर्क करेगा, यहाँ पे पॉइंट आया तो एग्जैक्ट करस्पॉन्डिंग वैल्यू बता देगा, राइट। ट्रेनिंग डेटा के साथ तो बहुत अच्छे से वर्क कर लिया, बट अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट दे दूं टेस्टिंग का, तो इट विल नॉट वर्क एज गुड एज दिस वन, ठीक है शशांक, इतना क्लियर हुआ? इट विल नॉट वर्क एज गुड एज दिस वन। इसमें क्या है कि इसमें ऑब्वियसली अगर तुम कुछ वैल्यू दोगे तो देयर वुड बी वेरी लो वेरिएंस फॉर ट्रेनिंग डेटा, बट टेस्टिंग डेटा के साथ देखो बहुत ज्यादा एरर है। ये एरर यहाँ पे थोड़ा कम हो गया है, और यहाँ पे तो एरर है ही नहीं। देखो जहां जो, जैसे अगर इफ आई वांट टू गेट सम वैल्यू ये पॉइंट का, ये पॉइंट आया मेरे पास, ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये, बट अगर मैं ये लाइन के हिसाब से देखूं तो वो कुछ यहाँ आता जो मेरा रिग्रेशन लाइन से थोड़ा दूर है, बट यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को मिल रहा है। सो ये होता है अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग इन दिस केस। सो नाउ हमने ये वाला पोर्शन अपना मैथमेटिकल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड द मैथमेटिकल मैं पार्ट, थोड़ा ऊपर कर दूं। we have completed the mathematical part. Now let us head on to actually implement it. Just a second, मैं सेटअप कर लूं मैं कीबोर्ड। थोड़ा और ऊपर कर दूं। हाँ हाँ, एक, अच्छा मैं ये नोट्स दे दूंगा ना शशांक, अभी पहले मैं ये वाला पोर्शन डील करना चाहता हूँ। लेट मी हेड बैक टू दिस, ठीक है। जस्ट टेल मी इफ इट इज विजिबल और नॉट। ओवर फिटिंग के केस में एरर कम होते हैं एज कंपेयर टू अंडर फिटिंग। हमें दोनों ही केस नहीं चाहिए, हमें, मैं उस मॉडल का क्या आइडियल कर, केस है वो तो पता है, एरर, लेकिन एरर दोनों केस में है ना, एरर दोनों केस में शशांक, यहां तुम ध्यान से देखो दोनों ही केस में एरर एरर है। अगर ओवर फिटिंग है तब भी एरर हाई है, अंडर फिटिंग है तब भी एरर हाई है। ये एक पैराबोलिक होता है, ऐसा सिमेट्रिकल होता है, मेरा थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा है, बट आई होप समझ में आ गया होगा व्हाट डू आई मीन। ये ग्राफ एकदम पूरा पैराबोलिक जैसे ये है ना, वैसे ही सिमेट्रिकल होता है। रुको बना ही देता हूँ यार। तो तुम देख सकते हो इस ओवर फिटिंग के जोन में जितना एरर है उतना एरर इधर भी है। हमको दोनों केस ही नहीं चाहिए, हमको ये वाला आइडियल केस चाहिए जहां पे मेरा वेरिएंस लो है, मेरा बायस लो है, देन ओनली आई वुड हैव द लीस्ट एरर, ठीक है। आगे आगे। परफेक्ट। नाउ लेट्स हेड बैक टू द notebooks and learn something practically. शुरू करें शशांक? ओपन हो गया? मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूं। सबसे पहले लेट मी शो यू sklearn डेटा सेट। अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम ये रियल वर्ल्ड डेटा सेट देखोगे, तो आज हम लोग थोड़ा डेटा सेट चेंज करते हैं। लेट अस वर्क विथ some data sets.
let us work with this load digits. ठीक है, we'll work with this. आज बहुत हो गया iris ये सब. हाँ मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ. तुम सीधे सर्च करोगे sklearn load digits, you will get it. Just a second, ये क्या हुआ? ठीक है. So today we'll work with this data sets. So सबसे पहले आते हैं अपने इस पे. सबसे पहले जो हमको इंपोर्ट करना है वो हम कर लेंगे. इंपोर्ट pandas as pd. Let's run this. Now actually let's load the data set. Let's head back here. How do we load it? If I go down from sklearn.import, get this digit, right? And digit is equals to load digit. Let us do this. Okay. Let's run this. Now your digit is loaded. ठीक है. अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसा है. What are the features? So for that I can have dir of digits. So these are your different. Okay, so I can actually work with if I want. Oops, just a second. I can actually work with digits dot target names. So a digit could be either a 0 1 2 3 till 9. यही 10 digit हो सकता है हमारे पास. You can have if you want to see your data, you can see like this dot data. So देखो data ऐसे है. You may have feature names if you want to see the features. Let's see something like this. ठीक है. अब ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ. Now let's see images if we are able. So these are your images. एक image को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है. These are your different images. ठीक है. Now let's do what? Let's import matplotlib भी हमने नहीं किया. चलो उसको भी कर लेते हैं. Import matplotlib.pyplot as let us say plt import numpy as np. इसको कर लेते हैं. चलो अब आते हैं. Let us head back to see images कैसा. अब देखो यहाँ पे images तो matrix के फॉर्म में है ना. Let us actually do what? Let us see images. So if you want to see images, the images are actually in grayscale format. If I could show you here. अच्छा इसमें नहीं है. चलो तो हाँ you may see वो. See देखो images इस तरीके से है. So I can actually use this command to actually see what is in our digits. If I want to see the first digit, I can have something like this. So your digit 0 is something like this. ऐसा करते हैं कि हम लोग सारा digit देखते हैं. एक लूप चलाते हैं. अच्छा plt.gray, हाँ इसको रहने दो. इतना पार्ट let's remove. Let us say for I in range of let's say कितना digit देखना चाहते हैं. 5 इमेज देखते हैं. Let's do what? Let's see this. If you use this command, you will have all the values you need, and you may use plt.show. थोड़ा सा लेंदी होगा शशांक आज का सेशन, बट बहुत मजा आएगा. देखो तो एक बार ये रन हो जाए तो 5 इमेजेस का हमने देखना है. तो देखो these are your images. 0 दिख रहा है, ये 1 की तरह है थोड़ा सा.
ये 2 की तरह है, ये 3 की तरह है, दिख रहा है शशांक? 4 की तरह है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू व्यू द नंबर। नाउ लेट्स डू व्हाट, ये हमने देख लिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो भी डेटा है, इसी सब जो फीचर्स थे इसके, ये तो अभी डेटा फ्रेम में नहीं, लेट अस पुट देम इन डेटा फ्रेम। लेट अस पुट देम इन डेटा फ्रेम। लेट अस से df is pd dot data frame, and in this data frame I want to have all the data. If I could show you here, if you want to see all the data you want, this is how your data looks like. अब इसको, इसी चीज को we'll, these are your input values, I want it here. Sorry, these are not your input value, इसमें input output दोनों included है. So let us see how your data looks like. This. So इसमें कुछ इस तरह से है, टोटल 64 डेटा का वैल्यूज, अभी तो सिर्फ 5 लिया गया है. लेट अस से len of digits dot data. सो देखो इसमें इतने रोज हैं और 64 कॉलम्स है, 64 फीचर्स हैं और 1797 वैल्यूज हैं. ठीक है, ठीक है शशांक, आगे बढ़े. अब what I want is कि let us have a target value here. इस डेटा सेट में टारगेट फीचर नहीं है, तो आई वुड लाइक टू हैव अ कॉलम टारगेट. और ये टारगेट हमको कहां से मिलेगा? इफ आई कुड शो यू, यू मे यूज digits dot, यहाँ देखो टारगेट है. These are all the different targets you need. Sorry. So these are all different targets. ठीक है, आगे बढ़े. आया शशांक? चलो. What I want, sorry, कि I want this in my data frame as my target. इस कॉलम में I want to put it. ठीक है. Now let's see your data frame. How does it looks? So now you have a target. यहाँ देखो टारगेट नहीं है कोई. अब यहाँ पे हमारे पास एक टारगेट भी आ गया कि हाँ, if these are all your feature value, the target is 0. If these are all your feature values, the target is 1. ठीक है. Now let's do what, हमने डेटा सेट अपना देख लिया. Now we'll train the model. We'll train the model. So अब हमारा डेटा सेट ये हो चुका है, राइट. हम चाहते हैं हमारा जो ट्रेनिंग, यानी कि जो हमारा x, रिमेंबर x वेक्टर, इस x वेक्टर में इतना पोर्शन है. आई डोंट वांट दिस टारगेट. So how can we achieve it? You can say x is equals to df dot drop, and what is the column you want to drop? I want to drop this column along axis column. So axis should be columns. So अब ये 01, ये जितना फीचर था ये हट गया. If I want to see this thing, मैं select, देखें हट गया. Let us do it for y. अब हमारा y क्या चाहते हैं? हमारा df dot target जो था हमारा, I want that. So your y goes to, let me y goes to your df dot target, and let us see your y. ठीक, ठीक है शशांक. पहला इंडेक्स का 1 है, दूसरा इंडेक्स है, सेकंड है, थर्ड इंडेक्स है, थर्ड है, समथिंग लाइक दिस. Now let's do what? Let's use again your test train split. कहाँ है test train split? T selection, test train split. नहीं दिख रहा है. हाँ ये रहा test train split.
So we'll use it again. We'll use it here. Now let's actually test train the data set. ये हमेशा जो हम लोग यूज करते हैं x train x test, y train y test, and test size should be 20%. So मैंने ये यूज किया है. x और y पे हम करना चाहते हैं. I do it. Now your data is actually split into training data and your test data. अब actually let's go back here. I want random forest. I want random forest from here. So अगर तुम देखोगे तो इसमें random forest कहीं नहीं मिलेगा, but अगर तुम यहाँ देखोगे तो you have this module which is known as sklearn.ensemble. So in this you will have this, देखो bagging classifier, bagging regressor, gradient boosting अभी हम आगे देखेंगे. You have random forest classifier and random forest regressor. हमको क्लासिफिकेशन करना है तो हम क्लासिफिकेशन यूज करेंगे, तुमको रिग्रेसर यूज करना है तो तुम रिग्रेसर भी यूज कर सकते हो. वील गो विद रिग्रेसर. अब देखो, अब इसमें देखो इतने सारे फीचर्स हैं. मैक्स डेप्थ, योर गिनी इंडेक्स, एन एस्टिमेटर्स. एन एस्टिमेटर्स व्हाट, कितने डिसीजन ट्री पे तुमको वर्क करना है. यहाँ पे तो 100 दिया हुआ है, जनरली हम 100 पे वर्क करते हैं. मैक्स फीचर, बूटस्ट्रैपिंग तुमको प्रूव करना है या नहीं, ओबी स्कोर तुमको देखना है या नहीं, रैंडम स्टेट, तुम इस पे वर्क कर सकते हो. पैरामीटर्स यहाँ दिया हुआ है, यू कैन एक्चुअली सी एंड लर्न इट. ठीक है शशांक, यहीं पे देखो एक ओबी स्कोर होगा. कहाँ गया ओबी स्कोर, कंट्रोल एफ, ओबी. ये देखो ओबी स्कोर है. इफ यू वांट टू कैलकुलेट, ठीक है, if you want to calculate your OB score, you may provide a true value, because by default it is false. और ये वर्क तभी करेगा, let me tell you, ये वर्क तभी करेगा when you will have this bootstrap sampling. जब तुम bootstrap को true करोगे तभी ये वर्क करेगा. ठीक है शशांक, तो लिखा हो ना, only available if bootstrap is true. तो जब तुम्हारा bootstrap sampling true होगा तब तुम इसमें ये स्पेसिफाई करोगे कि यू वांट योर ओबी स्कोर. ठीक है. नाउ लेट्स हेड बैक टू व्हाट वी नीड. लेट्स गो बैक. सी देखो यहाँ पे डिसीजन ट्री. अच्छा, आई डोंट नीड दिस. ओके, हाउ डू वी गेट model selection? We'll use this, control C, we'll go back here, we'll actually control MB. ठीक है. We'll again go back here. What we want your random forest classifier. So we'll use this function, random forest classifier, control C. अब I can actually let me name it in model equals to this. अब I can actually work with these all features. मार्क्स दे तभी हमारे काम करनी है. we'll say your n estimators. यही था I guess, n estimators. Let's take it to be 100 or let's say 20 पे बताते हैं 20. ठीक है. नाउ जब हम ये वर्क कर देंगे तो यू हैव टू यूज दिस मॉडल डॉट फिट, बिकॉज हम मॉडल को तभी वर्क करा पाएंगे जब उसमें हम डेटा फिट करेंगे. इफ यू कुड सी हियर. ठीक है. ठीक है शशांक. अब देखो इसमें ये सब अलग अलग भी है डिसीजन पाथ, से यू कैन एक्चुअली गेट किस तरीके से आंसर आया है, समथिंग लाइक दिस. यू आल्सो हैव दिस फीचर इंपॉर्टेंस, ये बताता है किस फीचर को कितना इंपॉर्टेंस देना है, समथिंग लाइक दिस. We'll use this fit function to build a forest. ठीक है. We'll use it. So let's run this. So your random forest is actually ready. You have actually built the model. Let's do what? Let's actually get the score. कितना अच्छा ये work किया है.
If I could show you here, Control MB, there is some score here. So we'll use this same command. ठीक है, देखो ये actually क्या देगा, it will give you the mean accuracy. I'll use this. So I'll use it here, model dot score. अब I'm working on your X train and Y train, right? Let us see what will happen if I'll actually do it for test values. Let's see what will happen if I work it for test values. 96%. 96%. बहुत हाई एक्यूरेसी है, इफ आई कुड टेल यू, बहुत हाई एक्यूरेसी। तुम एक काम करना शशांक, इसी चीज को अभी अभी कल हम देखेंगे नई वॉइस क्लासिफायर, या तुम कोई और क्लासिफिकेशन डिसीजन ट्री के थ्रू ही इस सेम कंसेप्ट को यूज करना। तुम्हारा एक्यूरेसी समवेयर आएगा 65-75 रेंज में। यहां देखो कितना एक्यूरेसी है। If I would make it 120, let's see, 97% एक्यूरेसी बढ़ गया। ठीक है, ये आया, क्लियर हुआ शशांक? क्लियर हुआ? चलो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो अब आते हैं, लेट्स सी अब प्रिडिक्टेड वैल्यूज देखते हैं क्या क्या प्रिडिक्शन हम निकाले हैं। So it will be your model dot predict, because एक predict function, एक predict attribute होता है यहाँ पे। If you could see here, predict, it will predict for your x. I'll use it, Control C, share this tab, model dot predict, and I want to predict on your x test value. Let it run. Let us see some values. Print y underscore predict. So these are all the predictions. पहला वाला नंबर 7 है, दूसरा वाला 8 है, समथिंग लाइक दिस। बिकॉज जब हमारा स्कोर काफी हाई है तो आई कैन अज्यूम कि इसने ऑलमोस्ट बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ सही बताया है। सो अब क्योंकि ये क्लासिफाइंग एल्गोरिथम है, तो मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स बताया था। इफ यू हैव टू टेस्ट कि कितना अच्छा वर्क कर रहा है, तो लेट अस बिल्ड अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर दिस। I'll go back here. Confusion matrix was in matrix. Where is this matrix? Matrix. If I'll open it, you have this confusion matrix. Okay, so let's build this confusion matrix. So let's build this confusion matrix. From sklearn.matrix, import confusion matrix. ठीक है, we'll copy it. और तुमको टाइप करना, you may type it, no issues. So let us do what? Let us build a confusion matrix. So if you want to build some confusion matrix, how can we do it? We have to pass on this. ठीक है, let's see. What I want to see कि जो मेरा एक्चुअल टेस्ट वैल्यू है और जो हमने प्रेडिक्ट किया है, हाउ दे आर। क्या दिक्कत आया? अच्छा, इंडेंटेशन। सो हमने ये कर लिया। लेट्स प्रिंट दिस थिंग। Let's print your confusion matrix. So this is how your confusion matrix is. That means कि अगर digit 0 है and there are 36 0, तो 36 0 को उसने accurately 36 predict कर पाया। If I have this digit 1, तो digit 1 में 43 plus 3, 46 1 थे जिसमें से 43 accurately predict कर पाया। You have this 38,
सो आउट ऑफ 38 twos, 38 का 38 सही प्रिडिक्शन किया. ऐसे ही you have 41 digit 3. So this is how your prediction goes. अब मैं यहाँ पे एक नया चीज तुम लोगों को सिखाना चाहता हूं, दैट इज योर हीट मैप्स. हीट मैप्स मैं बताना चाहता हूं. व्हाट इज दिस हीट मैप? ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स को ध्यान से देखो. इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को थोड़ा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, राइट शशांक? थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है ना? कोई इंडेक्सेस नहीं है, कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, कैसे हम समझे, क्या समझे? ठीक है. तो नाउ वी विल डू व्हाट, we'll build a confusion map, a heat map. अब heat map के लिए I want you to know about this. There is this interesting library which is known as Seaborn. ठीक है, we'll use this. I switch to mobile, no issues. You may go here. And actually, if you see here, tutorial, you will have this. How do you work with Seaborn? So in order to use your Seaborn, first of all, you want to import Seaborn. ठीक है, we'll import it right away here. We'll import it. अब I want to actually build a matplotlib. First, I'll work with matplotlib and build this figure. पहले मैं एक figure बनाऊंगा, उस figure को, अच्छा, let me tell you how I'm gonna do it. So first of all, I'm gonna do it plt.figure. It will create me a figure, and what should be the figure size? Let us do it. Let us see here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So it should be the fig size. The fig size should be 10 columns and something like 1, 2, 5, 6, 7. Let us do it for some 7. Because अगर तुम ये देखोगे matplotlib, I go here, let me user guide. If I could show you here, you can have something as figure. So we use this figure. इसमें अब हम क्या करेंगे? We want your fig size. Let us see. Fig size. Will create me a figure size, so I'll use it. Okay. Now, if you want to create a heat map, you can see here Control F heat map. Distributions of data. Let us see if we have some heat map or not. Heat map, yes, you have this heat map. So if we have to use heat map, how we will use it? We have to pass on dot heat map function, and these are all the parameters. So do we have any? Okay, we have this. Okay, we'll use it. So now let us understand हम heat map बनाना किस value पे चाहते हैं. If I could show you, I want to create a heat map on this value ना, conmat, our confusion matrix. हम इस पे बनाना चाहते हैं, ठीक है? I'll pass it here. And if I could show you here, there is this. Let's see if I could go back to your Seaborn documentation. First, you want some data. This should be a 2D data set, जैसे आपने देखा. Then you can actually pass on this C map. It will give you the color map color. ठीक है. Now I want to work with this anode. Anode में क्या होगा कि अगर तुम true लिख दोगे तो हर एक सेल में वो डेटा शो हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी हर एक सेल में तुम्हारा जो भी नंबर आया वो विजिबल नहीं है. व्हेनेवर आई पास दिस ट्रू हेयर, देखो हर एक सेल में जो भी इसका करस्पॉन्डिंग नंबर है वो आ गया. अब यू कैन ऑल्सो पास इट, कितना फॉर्मेटिंग चाहिए, डेसिमल के बाद एक ट्रू वैल्यू तक. ठीक है, इस तरह से यू कैन एक्चुअली सी.
So what I want, I'll go with this and not true. Control C. I'll pass on here. ठीक है, ये क्या हुआ? Oh, my mistake. Now we'll have some labels. We'll have empty.x label. This should be predicted and y should be my truth. ठीक है शशांक, क्लियर है? Your anode should be true. This is something. चलो, let's have a heat map here. आया? Oops. Let me run it again. So this is how your heat map looks like. That means out of 36 values of 0, इसने 0 actual truth है, इसने actually 0 predict किया. Let us see something like, देखो 4 actual 4 है, लेकिन there is also some value of 1 जिसका prediction गलत निकल गया. It is actually 5, इसको 4 predict करके दिया. Let us see something, it is actually 3, उसको उसने 5 predict करके दिया. So this is how. अब बताओ कौन ज्यादा अच्छे से पढ़ पा रहे हो, ये हीट मैप या फिर ये? देखो ये सारे वैल्यू सेम है, 36, 36, 43, 43. Just tell me which is more convenient. I guess heat map होगा. Second, yes, heat map. So this was all about this random forest classifier. कोई confusion शशांक आज के सेशन में? Already काफी लेट हो गया, we'll wind up. But I assume कि it was pretty much clear आज जो मैंने कराया. Clear. कोई confusion? Any confusion? क्या? आपको ज्यादा अच्छे से जानना है, स्पेशली वो बैक वाला एग्जांपल, फीलिंग और रिवर्स. चलो, कोई क्वेरी है? ड्रॉप मी आउट. मैं इतना आज का कंटेंट आई पास ऑन. हाँ, एक चीज और मैं दिखा देता हूँ. देखो, ये मैंने एक ऑलरेडी करके रखा कंपैरिजन के लिए. मेरे पास एक कैलिफोर्निया हाउसिंग डेटा सेट है, रिमेंबर? इससे हमने रिग्रेशन सॉल्व किया था. मैंने वही नॉर्मल प्रोसीजर कर लिया. मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया है. इस लिस्ट में मैंने पास किया, अगर मैंने लीनियर रिग्रेशन वर्ड यूज करूंगा तो लीनियर रिग्रेशन फंक्शन कॉल होगा, और जब मैं ये कीवर्ड यूज करूंगा तो ये फंक्शन कॉल होगा. ठीक है, मैंने क्या किया, जितना मेरा मॉडल है सबके लिए ट्रेन कर दिया वैल्यूज को, मॉडल को फिट किया, प्रेडिक्शन निकाला, ये तुम्हारा मैंने एक्यूरेसी स्कोर निकाला और मैंने प्रिंट कर दिया. तो जब मैंने लीनियर रिग्रेशन से किया तो मेरा एरर था 0. जब मैंने रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन के से सॉल्व किया तब भी मेरा एरर था 0. फिर दोनों को प्लॉट कर दिया तो तुम्हारा प्लॉट कुछ इस तरह से आता है. समथिंग दोनों बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है. तुम अगर यहाँ पे ग्राफ, अगर मैं दोनों का प्रेडिक्शन शो करूं तो देख रहे हो कि दोनों के साथ इट इज वर्किंग वेरी नाइसली, बिकॉज कैलिफोर्निया हाउसिंग में भी कम वैल्यूज है. थोड़ा और आउटलायर्स मिलता तो तुम्हारा लीनियर रिग्रेशन थोड़ा एरर शो करता. बट यू मे सी फ्रॉम दिस ग्राफ it is actually showing very nicely. जितना भी डेटा, it is tightly packed between your zero prediction error. रैंडम फॉरेस्ट के साथ भी और लीनियर रिग्रेशन के साथ भी बहुत एक्यूरेटली स्कोर कर पाया. बट अगर तुम कोई डेटा सेट, कोई दूसरा डेटा सेट के साथ इस पे तुम यहाँ पे वर्क करो, कहाँ गया, यहाँ पे कोई तुम दूसरा डेटा सेट पास करो. देखो रिग्रेशन के लिए हाउसिंग का डेटा सेट मैं दिया था, प्लेसमेंट का मैंने दिया था, उस पर इसको अप्लाई करो तो यू विल हैव अ डिफरेंट लाइन. ठीक है शशांक, तो वाइंड अप करें आज का सेशन. मैं ये दोनों तुमको भेज दे रहा हूँ. ठीक है, मैं ये दोनों तुम लोग को भेज दे रहा हूँ, आज का दोनों नोटबुक्स. कोई कंफ्यूजन है ड्रॉप मी आउट. वी आर वाइंडिंग दिस सेशन. अंटिल देन, गुड नाइट.